हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर कांट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के बारे में। लास्ट वीडियो में जो मैंने एक्सेल के बारे में आपको समझाया था, उसमें कुछ एक्सेल के फंक्शन थे, कुछ एडवांस एक्सेल के फंक्शन थे। और बहुत से बच्चों की ने कहा जो मेरे पास पढ़ने आते हैं कि सर वो जो आपने बताया हमें कुछ ऐसा बताइए जो कि हमें आपने पहले से सिखाया हुआ है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जा रहे हैं और जो कि रिवीजन करने में काफ़ी काम में आने चाहिए। तो मैंने एक प्लान बनाया, एक वीडियो पे ये प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस तरह से प्रिपेयर करूँगा कि जिन लोगों को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है या जिन लोगों ने एक्सेल सीखा है और वो कुछ भूल रहे हैं, तो उनका बहुत अच्छा सा इसमें रिवीजन हो जाएगा। और उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा जिनको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता, तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और समझ में आएगा कि हाँ जी, किस तरह से एक्सेल पर काम किया जाता है। किस बिल्कुल बेसिक लेवल है, और बेसिक के साथ साथ बहुत सी चीज़ें मैं आगे की भी समझाऊंगा। और इस लेवल की समझाऊंगा ताकि आप जब कभी न्यू ईयर हो, बिल्कुल बिल्कुल न्यू हो और एक्सेल पर काम करने के बैठे हैं, ये वीडियो देख के तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सेल पर इजीली आप काम कर सकोगे। तो ठीक है, चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस तरह से हमें एक्सेल पर काम करना है। तो मैं एक छोटा सा चार्ट लूँगा और उस पर हम काम करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमने एक्सेल की शीट ओपन कर ली है। एक्सेल कैसे ओपन किया, एक बार सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ एक्सेल किस तरह से ओपन किया जा सकता है। विंडो बटन आपको प्रेस करना होता है। विंडो बटन आप प्रेस करेंगे, विंडो बटन है, और ये जो सामने दिख रहा है ये विंडो बटन है। आप क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL एक्सेल। मेरे पास एक्सेल का 2016 वर्जन है, हो सकता है आपके पास इससे कम वाला 2007, 2010, 2013 या इससे लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है। तो जिस तरह की मैं फंक्शंस बताऊंगा वो सभी वर्जन में काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में फंक्शन है, मेरे में जो मैं आपको समझा रहा हूँ है नहीं है। तो सब कुछ सेम ही मिलने वाला है। जितनी लेवल की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं एक्सेल। यहाँ क्लिक किया और ये एक्सेल मेरा ओपन हो गया। और यहाँ कुछ ये 2016 वर्जन में आता है, इस तरह से पुराने वर्जन में नहीं आता है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ओपन किया मैंने। न्यू वर्कशीट मेरे सामने ओपन हो गई, इसे वर्कशीट कहते हैं, सही है। और ये मेरे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस एक्सेल का ओपन हो गया। और यहाँ मैं अपना कोई भी रिकॉर्ड फीड कर सकता हूँ। ये जो पूरी शीट है इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। और यहाँ स्प्रेडशीट जो बनी हुई होती है वो कॉलम और रो की हेल्प से बनी हुई होती है। इन्हें तो कहते हैं कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। कॉलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉलम के नाम से जानते हैं। कॉलम ए, कॉलम F, G, H, I, ये सब कॉलम का नाम है। इधर राइट साइड में आएंगे तो ये सारे कॉलम के नाम है। आइडियली ये ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये Z तक नहीं होता, ये काफ़ी आगे तक होता है। Z के बाद A B A C, और इस तरह से अगर काउंट करते जाए, मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अब लास्ट में देखोगे तो XFD नाम का लास्ट कॉलम, यानी टोटल कॉलम इसमें 16,384 कॉलम इसमें होते हैं। वहीं अगर रो की बात करें, ये रो कहलाती है। इस तरह से लाइन सी जो पूरी लाइन जा रही है लेफ्ट से लेकर राइट तक, पूरी रो कहलाती है। क्या कहलाती है? रो कहलाती है। ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो ये रो कहलाती है। और ये रो को अगर काउंट करके नीचे आए तो ओवरऑल कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस में कर रहा हूँ तो सबसे भी नीचे देखोगे तो 10,48,536 में टोटल रो होती है। तो दोस्तों समझ सकते हो कि कितनी वास्ट और कितनी बड़ी ये स्प्रेडशीट होती है, और इसमें कितना कितना बड़े से बड़ा डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये पूरी स्प्रेडशीट थी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ सभी कॉलम का अलग अलग नाम है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, G कॉलम, H कॉलम, I कॉलम, और इसी तरह से हर एक रो का अलग नाम है। 6 नंबर की रो, 7 नंबर की रो, 8 नंबर की रो, ठीक है। तो ये रो जो लेफ्ट टू राइट चलती हैं वो रो कहलाती हैं, जो टॉप टू बॉटम चलती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल से आपको समझ पा रही हूँ। और मैं इसको तो पूरे को कॉलम कहता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक कॉलम है। और ये लेफ्ट से लेकर राइट तक की पूरी रो है। और सिर्फ मैं अगर इस एरिया की बात करूँ, जितना ग्रीन कलर से सिलेक्ट होकर आ रहा है, इसको कहते हैं सेल, CELL सेल। जिस तरह से हर एक कॉलम का नाम अलग होता है, इसी तरह से रो का नाम भी अलग होता है, इसी तरह से हर एक सेल का नाम भी अलग होता है। तो यहाँ इस सेल का नाम है, क्योंकि ये I नंबर के कॉलम में है और 6 नंबर की रो में है, तो इसका नाम होगा I6। इसका नाम होगा M9, क्योंकि M नंबर के कॉलम में और 9 नंबर की रो में है, तो इसका नाम है M9। इसका नाम होगा E10, इसका नाम होगा F19, इसका नाम होगा E11। उसकी प्लेसिंग देखेंगे कहाँ उसका एड्रेस है, क्या एड्रेस है उसका, बहुत आसानी से। जैसे कि यहाँ मैं क्लिक करूँ तो A कॉलम में है और 1 नंबर की रो में, तो इसका नाम होगा A1। C कॉलम में है 3 नंबर की रो में, तो इसका नाम होगा C3। ये है D4। इस तरह से हर एक सेल का एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस, ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ और आपके किस काम में आने वाली हैं।
तो एक्सेल में जो भी काम होता है सारा काम होता है कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन में जो काम, इसमें जो काम होने वाला है, फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले लगते हैं सब सेल के एड्रेस पर। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल में कोई एक वैल्यू फीड कर रहा हूँ, मैंने 2 वैल्यू फीड करी हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। सही है, क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कोई भी एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट होता है बराबर के निशान से। मैंने बराबर का निशान टाइप किया, ठीक है, ये बैक स्पेस बटन के पास में बराबर का निशान होता है, यानी इक्वल मैंने लिखा। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस सेल की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किसके साथ, इस वाले सेल के साथ। तो ये सेल की वैल्यू नहीं डालेंगे, 23 नहीं टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे ये जो 23 लिखा है कौन से सेल के अंदर लिखा है। तो सेल है इसका B4, इस सेल का नाम है B4। जैसे मैं B4 टाइप करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैं B4 टाइप किया, दोस्तों देख रहे हैं आप, ये सिलेक्ट हो गया। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, मल्टीप्लाई करनी है यहाँ 10 से। ये 10 कौन से सेल में लिखा हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई सिंपल लगाएंगे। मल्टीप्लाई यहाँ 8 में आपको दिख रहा होगा ऊपर, और शिफ्ट के साथ जैसे ही 8 प्रेस करेंगे ये स्टार बन के आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई, जिसको आप स्टार कहते हैं, मल्टीप्लाई का मार्क है, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है हमें E10 के साथ, जहाँ हमारा 10 लिखा हुआ है E4, जहाँ 10 लिखा हुआ है इस सेल का नाम है E4, तो टाइप करेंगे E4, सही है, और एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन जितनी भी होती है एक्सेल में वो सब फार्मूला बेस होती है, और फार्मूला कुछ इस तरह से लगाया जाता है। फार्मूला लगाया जाता है सेल के एड्रेस पर, और आपको हर एक सेल का एड्रेस मालूम होना चाहिए। एड्रेस कैसे मालूम करते हैं, मैंने आपको बताया कि उस सेल को देखा जाता है कि किस कॉलम में है और किस रो में है। सेल कॉलम और रो के नाम से सेल का नेम डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल M9 इस सेल का नाम है, क्योंकि M कॉलम में है और 9 नंबर की रो में, तो इस सेल का नाम डिफाइन हुआ M9। इस तरह से मैथ में यानी एक्सेल में कैलकुलेशन की जाती हैं। तो आपने यहाँ देखा, बहुत बेसिक सा मैंने आपको समझाया। ये 2 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो इस सेल का एड्रेस है B4, इस सेल का एड्रेस है E4, और हमने मल्टीप्लाई करा दी इक्वल टू B4 मल्टीप्लाई E4, एंटर कर दिया और आंसर आ गया 230। एक्सेल में जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यू ना लिख के सेल एड्रेस लिखा है। क्या फ़ायदा उससे, डायरेक्ट वैल्यू भी तो दे सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू भी देते तो भी कैलकुलेशन आ जाती, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिए। डायरेक्ट वैल्यू देने का ये नुकसान है कि आप अगर यहाँ 23 लिखा है 24 अगर कर देते, डायरेक्ट वैल्यू लिखते तो ये चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही देखो दोस्तों, मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। मैं 10 की जगह अगर 100 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ भी चेंज हो रहा है। डायरेक्ट वैल्यू करता तो ये वाला आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते रहेंगे। तो ये था बहुत बेसिक सा। इसके आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ। जो कुछ भी आप लिखते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है, ये सेल है सब, मैं यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लेके चलूँगा, थोड़ा वीडियो को चाहो तो पॉज कर करके प्रैक्टिस कर करके देख सकते हो। डिस्कवरी लिखूँगा, डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन, सीरियल नंबर में लिखूँगा, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब से आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, एंटर से नीचे आ जाता है, एरो की से ऊपर। यहाँ एरो कीज़ होती हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन। इनकी की हेल्प से हम डाउन करेंगे तो डाउन जाएंगे, अप करेंगे तो अप जाएंगे, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट, राइट करेंगे तो राइट में अप जा सकते हैं, सही है। तो मैं ऐसे सीरियल नंबर शुरू कर देता हूँ। 1 में मैं डाल देता हूँ कीबोर्ड कीज़ करेंगे कीबोर्ड, और मैंने मान लीजिए 10 कीबोर्ड खरीदे हैं। एक का प्राइस है 350 रुपये, और मैं दूसरा आइटम ले लेता हूँ, माउस ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल 12, और उसका प्राइस है 280 रुपये फॉर एग्जांपल। तीसरा प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ मॉनिटर मैंने ले लिए फॉर एग्जांपल, मैंने मॉनिटर 9 ले लिए, और इनका प्राइस मैं डाल देता हूँ लमसम 2500, ठीक है। और डाल देता हूँ मैं CPU, और मैंने लिए CPU 10, एक CPU का प्राइस है 3000, और ये इस तरह से मैं लिस्ट बना सकता हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सही है। तो सबसे ऊपर अब मुझे क्या करना है,
यहाँ कीबोर्ड मैंने खरीदा, एक कीबोर्ड है 350 का, और टोटल 10 कीबोर्ड मैंने खरीदे हैं। एक कीबोर्ड 350 का और 10 कीबोर्ड खरीदे हैं, तो टोटल कितना होगा? इनका टोटल निकालने के लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल आपने प्रेस किया और यहाँ क्या देख रहे हैं आप? क्वांटिटी और प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीबोर्ड की क्वांटिटी कहाँ लिखी हुई है? कीबोर्ड की क्वांटिटी जो लिखी हुई है उस सेल में लिखी हुई है, और इस सेल का नाम क्या हुआ? इस सेल का नाम होगा C3। क्या नाम है इस सेल का? C3। इस सेल का नाम C3 होगा, तो C3 टाइप करेंगे। तो जैसे ही मैंने C3 टाइप किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सिलेक्शन बन के आ गया। उसके करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ? प्राइस के साथ। प्राइस कौन से सेल में लिखा हुआ? D3। यहाँ टाइप करेंगे D3, देन एंटर। तो ये क्या आ गया आपका? कैलकुलेट होके आ गया कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड के कितने पैसे बैठे। अब ये इस पूरा फॉर्मूला नीचे तक लगाना है। तो यहाँ आप देख रहे हो जो छोटा सा ग्रीन कलर का पॉइंट बन के आ रहा होगा, स्क्वायर बॉक्स, उस पर कर्सर लेके जाना है और पकड़कर माउस से खींच लेना है। नीचे जैसे आपने ड्रैग किया तो सब में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, आप देख पा रहे हैं सब में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका। और अब यहाँ आपको टोटल करना है, टोटल, ठीक है। टोटल का फॉर्मूला होता है सम, इक्वल CUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आना है। और आपको यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और शिफ्ट के साथ नीचे डाउन एरो की प्रेस करिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए। आप मैं एक बार फिर से बता दूँ, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट, जो जहाँ से आपको जोड़ना है वहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ से शुरू करना है जोड़ना, और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे। 1 2 3, यहाँ तक सिलेक्शन मुझे बनाया था, मैंने सिलेक्शन बनाया, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया, तो ये निकल के आ गया टोटल 59,360 रुपीज़ का आपका टोटल बिल बन चुका है। सही है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। आपको डेकोरेशन भी फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए। तो यहाँ सेल पर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैं राइट साइड में आया क्लिक करके, तो मैंने सिलेक्शन बनाया और यहाँ से कर दिया मर्ज। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया मैंने। तो देखो थोड़ा सा ब्यूटीफुल ये दिखने लग गया है। थोड़ा साइज़ का बिगर करना है, साइज़ मैंने बढ़ाया, यहाँ से साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर सकते हो, कहीं सही है। बोल्ड कर सकते हो यहाँ से। मुझे ये आइटम वाले की चौड़ाई बढ़ानी है, तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कर्सर लेके जाएंगे यहाँ B और C के बीच में एक बारीक सी लाइन है आपको दिख रही होगी। जैसे ही उस लाइन पर अपना कर्सर लेके जाओगे तो कर्सर आपका इस पोजीशन पर दिखना चाहिए। क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे, पकड़ के ड्रैग कर लेंगे बेसिकली। तो मैंने चौड़ाई बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? चौड़ाई बढ़ा दी है। अमाउंट की भी मैं थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देना चाह रहा हूँ। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, एक बार में नहीं आएगा, 2-4 बार में करोगे तो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप सारी वीडियो पहले पूरी देख लो, उसके बाद फिर जो है करने के लिए बैठे। फिर पहले थोड़ी देखो और फिर अपने कंप्यूटर को अप्लाई करके देखो, फिर थोड़ी देखो, फिर अप्लाई करके देखो। तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके देखोगे तो आपकी सारी प्रोसेस आपको बहुत आसान लगने लगेगी जब आप करने बैठोगे। अब मुझे करना है इन सबके आगे बॉर्डर लगाना है। मैंने सबको सिलेक्ट किया इस तरह से। सिलेक्ट कैसे किया? मैंने यहाँ सबसे पहली रो पर सिलेक्शन बनाया, शिफ्ट के साथ नीचे आके ड्रैग कर दिया, सिलेक्शन बन गया, ठीक है। सिलेक्शन का एक बार और मैं थोड़ा नीचे बनाया, तो शिफ्ट दबाया, नीचे आया। अब राइट में जाना है तो राइट में दबाऊंगा, तो इस तरह से आप सिलेक्शन बना सकते हो। वैसे ही मैं फिर से सिलेक्शन बना रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैं नीचे आया, यहाँ तक सिलेक्ट किया और यहाँ है बॉर्डर का मार्क। यहाँ छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं, यहाँ आएंगे और यहाँ लिखा हुआ ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे बॉर्डर बन के आ गया, ठीक है। यहाँ जाएंगे टोटल पर, टोटल ही लिखा हुआ, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और इसको भी ऑल बॉर्डर, तो एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बनके दिखने लग गया होगा। मैं क्लिक करूँगा और इसमें थोड़ा सा कलर कर दूँगा हाईलाइट करने के लिए। मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया और ये देखें बड़ा अमेजिंग सा एक आपको फाइल दिखने लग गया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P प्रेस करेंगे, Ctrl+P, और आपको यहाँ दिखने लग गया होगा प्रीव्यू, ठीक है। कुछ लोगों का प्रीव्यू नहीं दिखता है, तो जैसे आप फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी सेम ही आने वाला है। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन चला रहे हैं, 2007 वर्जन चला रहे हैं, जैसे ही Ctrl+P प्रेस करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये पूरी विंडो पर नहीं आएगा। ओल्ड वर्जन अगर आप इस्तेमाल करें तो छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, यानी लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर में प्रीव्यू नाम का बटन आएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो इस तरह से प्रीव्यू आपका दिखेगा। प्रिंट पर क्लिक करोगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ इसमें जो खास बात है, अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको फाइल पर क्लिक करना है, सेव बटन आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, ठीक है। फाइल पर, या आप MS ऑफिस का ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करें तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन दिख रहा होगा कलरफुल, जैसा ये बटन दिखता है विंडो बटन, ठीक वैसे ही आपका ऑफिस बटन भी वहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ऑफिस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे आओगे, यहाँ लिखा हुआ है सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और किस फोल्डर में सेव करना है, तो मुझे सेव करना है दिस PC में,
डेस्कटॉप पर, आपके यहाँ सामने डेस्कटॉप दिख रहा होगा, डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से प्रीव्यू आ रहा होगा। जो ओल्ड वर्जन आज चलाते हैं तो उनके सामने ये वाला प्रीव्यू नहीं आएगा, उनके सामने डायरेक्ट ये वाला प्रीव्यू आएगा। आपको जिस फोल्डर में फाइल को सेव करना है, मान लो मुझे डेस्कटॉप पर फाइल सेव करना है, डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली आप यहाँ टाइप करेंगे जो भी आपको जिस नाम से भी आप फाइल करना चाह रहे हो। मैं करना चाह रहा हूँ इनवॉइस नाम से फाइल सेव करना चाह रहा हूँ। इनवॉइस फाइल मैंने लिखा और सेव कर दिया, फाइल मैंने सेव कर दी और मेरी फाइल सेव हो चुकी है। फाइल सेव होने के बाद फाइल का नाम यहाँ ऊपर दिख जाना चाहिए। उसके बाद आप जो भी काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद फिर से आपको जो भी आप इस पर अपडेट करोगे फिर से आपको सेव ही करना होता है। अदरवाइज़ आप बाद में सेव नहीं करेंगे तो आपको बाद में सेव करने के बाद में जो भी आप काम करोगे वो डेटा सेव नहीं होगा। सेव करने के बाद जो भी काम किया फिर से आपको सेव करना होता है। तो ये पूरी एक स्प्रेडशीट हो जाती है, और इसके बाद फिर कहीं और काम करना होता है, यहाँ प्लेस करिए तो एक और स्प्रेडशीट आपकी ओपन हो जाती है, आप यहाँ भी काम कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। आज आप इतना भी प्रैक्टिस अगर कर लें तो आप कह सकते हैं कि आज ही एक्सेल पर आप थोड़ा बहुत काम कर दोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ज़रूरी नहीं है आप पूरी वीडियो एक साथ देख के आपको आ जाएगा। आप जब एक बार करोगे देखोगे फिर थोड़ा सा आप काम करके देखिए, जो चीज़ नहीं आ रही करने फिर दोबारा से वीडियो देखिए और फिर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो आप थोड़ा फिर उसके बाद आपको लगने लगेगा हाँ जी आप एक्सेल पर आप काम करने लगेगा। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि हाँ जी एक बार वीडियो देख लिया और आ गया भाई अब तो एक्सेल चलाने आ गया। नहीं, एक बार में नहीं आता है। आप एक बार देखिए, फिर करके देखिए, नहीं आ रहा है करने फिर दोबारा देखिए और फिर समझिए उसको किस तरह से समझाया हुआ है। क्योंकि एक्सेल में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चीज़ों को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को कवर किया। तो आप जब बताते हो कई बार पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपके सुनने में वो एक आध पॉइंट अगर छूट जाता है तो फिर आपको लगेगा यार ये वाला काम तो कर ही नहीं, ये फंक्शन तो काम कर ही नहीं रहा। तो आप उसको फिर से देखिए, वीडियो को देखिए क्या समझाया और फिर उसको अप्लाई करिए अपने कंप्यूटर पर। और मैं समझता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लेंगे। फाइल को सेव करना मैंने बताया। फाइल को मान लो फाइल आपने सेव कर दी, कंप्यूटर बंद कर दिया, वही दोबारा से फाइल आपको ओपन करनी है। फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए वापस से आप विंडो बटन प्रेस करिए और टाइप करिए एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल में जाएंगे, एक्सेल आपने ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अगर आप 2016 वर्जन चला रहे हैं तो और सामने ही दिख जाएगा रिसेंटली में इनवॉइस नाम से मैंने फाइल सेव करी थी, इनवॉइस में दिख जाएगी। लेकिन अगर आप 2007 या 10 वर्जन चला रहे हैं तो आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करिए तो रिसेंटली फाइल यहाँ दिख जाएगी राइट साइड में, ये रखी इनवॉइस। या मान लो यहाँ भी आपकी कोई फाइल नहीं दिख रही है तब आप जाएंगे ओपन पर। ओपन पर जैसे ही क्लिक करोगे और आपके सामने जहाँ भी आपने फाइल सेव करी होगी यानी इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखने लग जाएगा। डेस्कटॉप पर सेव करिए तो डेस्कटॉप ये जो भी फाइल आपने जहाँ भी ब्राउज़र में सेव करिए वहाँ दिख जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आएगा। डेस्कटॉप पर सेव करिए, डेस्कटॉप पर जाइए, फाइल ये रखी है आपकी इनवॉइस नाम से और ओपन करिए और ये ओपन हो चुकी है। शीट 1 पर बनाई थी हमने, देखो शीट 2 है ना, शीट 1 पर बनाई, शीट 1 पर जाइए दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ और विंडोज़ के बारे में बताऊँगा, टाइम सेटिंग कैसे होती है और भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं, माउस प्रॉपर्टी क्या होती है और जो इम्पोर्टेंट है आपकी जानकारी में होने चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।